आईएमपी प्रश्न देखते हैं। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं अपन, बहुत मोस्ट सवाल है ये। जांच कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 कोष्टक में 3 माइनस एक्स एक द्विघात समीकरण है। इस सवाल को अपने को हल करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए अपन सबसे पहले तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 कोष्टक में 3 माइनस एक्स। क्या करना है, द्विघात समीकरण है या नहीं, ये अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण इसको उतारते हैं, समीकरण को। एक्स की घात 2 माइनस 2x बराबर माइनस का 2 कोष्टक में, कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक में 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर वैसे वैसे लिखा, माइनस का 2x वैसे वैसे लिखा। अब इस 2 का इसमें 3 में गुणा करते हैं, तो माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस, 3 दूने 6, ये माइनस और ये माइनस प्लस, फिर 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इनका पक्षांतर करके देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यहाँ पर प्लस का 2x से पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर धन का चिन्ह है तो इधर आके ऋण का चिन्ह लग जाएगा और 2x लिख दिया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो बिगर x वाली कोई संख्या है क्या, नहीं है, केवल इधर है, तो इसका पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस का 6 तो इधर आएगा ये प्लस का 6, बराबर में कुछ नहीं बचा तो उसको 0 मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2, 4x माइनस का, क्योंकि दोनों संख्या ऋणात्मक, दोनों जुड़ जाएगी पर चिन्ह माइनस का आएगा, प्लस का 6 बराबर 0। अब ये समीकरण में यदि देखेंगे तो एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और बिगर एक्स वाली संख्या, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण है, लिख सकते हैं अतः अभीष्ट हल एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 6 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार ये एक समीकरण है। इसी प्रकार एक आदि और सवाल देखते हैं अपन। प्रश्न है अपना, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, द्विघात समीकरण, ये लिखेंगे अपन द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण दी 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, और मूल मतलब इस x का मान अपने को ज्ञात करना है। जो x का मान होता है समीकरण को, उसको द्विघात समीकरण का जो x का मान होता है उसे मूल कहते हैं अपन। अब इसको अपन हल करते हैं, हल करेंगे तो यहाँ 6x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो 6 का माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 6 दूने 12, गुणा करने पर 12 लाना है, घटाने पर 1 लाना है। तो यहाँ पर गुणा कर देखते हैं तो 4 माइनस का और धन का 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, माइनस 4 गुणित 3, 4 3 12, ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे गुणा करने पर माइनस का 12 आ रहा है और घटाने पर माइनस का 1 आ रहा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस का 4x और धन का 3x है, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, सही है, माइनस मानेंगे अपन -12 पर, लेकिन लिखेंगे क्या, 2, क्यों, क्योंकि इसके आगे संख्या है इसलिए। यहाँ पर यदि x के आगे कोई संख्या नहीं होती तो जो संख्या गुणा करने पर आ रही वही संख्या को अपन लिख दिया जाता था। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन माइनस का 2 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या करेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से भी अपन कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन किस प्रकार लेंगे अपन, तो कॉमन लेंगे किस प्रकार, पहले तो इस 6x घात 2 को तोड़ लेते हैं अपन, तो 3x गुणित 2x
तो 3 दूने 6 और x की घात x में x गुणा करा तो x की घात 2 हो जाएगी। फिर प्लस, फिर माइनस 2x गुणित 2, तो 2 दूने 4। इस समीकरण को उतार लेता हूँ मैं। 6x² माइनस 4x और धन का 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर 3 दूने 6x की घात 2, 2 दूने 4x धन 3 गुणित 1x, तो 3x हो जाएगा। ये ऐसा करें अपन, x लिख दें इसके साथ और इसके साथ 1 ही लिख दें केवल। फिर इसी प्रकार 2 गुणित 1 बराबर 0। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन फैक्टर देखेंगे अपन, कॉमन संख्या 2x, यहाँ पर भी 2x है, तो इस 2x को अपन कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा 3x, यहाँ से 2x चलेगा, यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिए, यहाँ से 2x चलेगा तो 2 बचा, प्लस यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इन दोनों में से 1 को कॉमन ले लिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ से 1 चलेगा तो माइनस का क्या बचा 2 बराबर 0। फिर कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 दोनों में एक जैसा दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x और प्लस क्या बचेगा 1, इन दोनों को बाहर निकाल दिया तो केवल 2x धन 1 बचेगा, बराबर क्या लिख दिया अपन यहाँ 0। अब अपने क्या बताना है, मूल बताना है, तो लिखेंगे यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x धन 1 बराबर 0। तो 3x बराबर 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो x बराबर 2 बटे कितना जाएगा 3। इसी प्रकार 2x बराबर 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1, और ये 2 गुणा में है, यहाँ नीचे आके भाग में आ जाता है। तो इस प्रकार अपने को ये 2 मूल प्राप्त हो जाते हैं। लिख दें उत्तर, अतः अभीष्ट हल मूल x बराबर 2/3 कामा माइनस का 1/2 है। ये हल हो जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल आता है प्रायिकता का, यदि PE बराबर 0.95 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो इसको अपन हल करेंगे। बहुत IMP सवाल है ये, बहुत मोस्ट हर बार परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, PE बराबर 0.95। इसी प्रकार E नहीं, ये लिखेंगे E नहीं, इसको यह करके लिख सकते हैं PE, और नहीं के लिए क्या लगा सकते हैं बार, बराबर अपने को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रायिकता होना प्लस प्रायिकता नहीं होना, दोनों का ये योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अब नहीं की प्रायिकता याद करना है तो P नहीं को वैसे ही वैसा लिख देते हैं, बराबर 1, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का PE, और तो PE पे बार नहीं की प्रायिकता बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता का मान कितना दिया है 0.95। यहाँ पर घटाना है तो 0.95 को घटाएंगे अपन, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ दशमलव लगा लेते हैं और 2 अंक लगा लेते हैं, तो 2 अंक में 0 लगा लेते हैं अपन। अब घटा कर देखेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 5। फिर यहाँ पर से 10 चले गया, 10 में से 1 चले गया तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ पर क्या बचेगा अब यहाँ 0। फिर यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 0। फिर 0 में से 0 घटा तो 0। तो इस प्रकार उत्तर आ जाता है 0.05 नहीं होने की प्रायिकता। ये उत्तर हो गया हल। अगला सवाल आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। तो इसको अपना हल किस प्रकार करेंगे, ये बहुत मोस्ट सवाल है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है संख्याएं, और संख्याएं क्या क्या दी हुई है 8, 9 और 25। क्या याद करना है, HCF व LCM कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं,
HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो HCF ज्ञात करेंगे अपन, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर 9 का और यहाँ पर 25 का। एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले 1 से देंगे तो कोई मतलब नहीं है, 2 से दिए, 2 की टेबल में 8 4 बार में आ जाता है, फिर 2 की टेबल में 4 2 बार आ जाता है, फिर 2 की टेबल में 2 1 बार में आ जाता है। इसी प्रकार 2 की टेबल में 9 नहीं आता है तो अगली संख्या 3 आती है, 3 से दे देंगे, 3 की टेबल में 9 3 बार आ जाएगा, फिर 3 की टेबल में 3 1 बार आ जाएगा, फिर 3 की टेबल में भी नहीं आता 25 ना, 2 के में भी नहीं आता है, 4 के में भी नहीं आता है, 5 के में ही आता है सीधा। तो 5 से दिया तो 25 कितने बार में आ जाएगा, 5 बार में, फिर 5 से दिया 1 बार में। इसी प्रकार यहाँ भी 1 बार में 1 से दे देंगे, यहाँ पर भी 1 से 1 बार दे देंगे और यहाँ पर भी 1 से 1 बार दे देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं संख्या 8। 8 का फैक्टर निकल गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1। इसी प्रकार 9 का फैक्टर 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 और गुणित 1। इसी प्रकार 25 का फैक्टर निकाला अपन ने, 5 गुणित 5 गुणित 1। अब यहाँ पर जो HCF होता है उसको बोलते हैं महत्तम समवर्तक। और महत्तम समवर्तक क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्या में एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सबसे छोटा होता है। तो अब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड छाटेंगे तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब इनमें से उभयनिष्ठ संख्या तीनों में मैच करना चाहिए। तो यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 5, फिर यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 5, फिर यहाँ 2, फिर कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार एक उभयनिष्ठ संख्या अपने को क्या दिख रही है, तीनों में 1 1 दिख रही है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं अपन 8 9 और 25 का HCF। अब यहाँ पर अपने को भले ही यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, पर लेकिन तीनों में से एक ही बार लेना है, 3 बार नहीं ले सकते हैं क्योंकि फिर वो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा ही नहीं। यहाँ पर 1 1 मैच कर रहा है तीनों में तो एक ही उत्तर आ जाएगा। तो इसका HCF हो जाएगा अपना 1। तो इसी प्रकार अपन क्या ज्ञात करें, अपन एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करते हैं तो अब इन तीनों को साथ में गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 8 9 25, फिर 2 से दिया तो 4 बार जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा। फिर 2 से दिया 4 में तो 2 बार चल जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा। फिर 2 से दिया तो 1 बार चल जाएगा, 9 में नहीं आता है, 2 की टेबल में 9, 25 भी नहीं आता है। फिर इससे बड़ी संख्या 3 से दिया, 1 भी सही वैसे 3 दिया 9, फिर 25 नहीं आता है 3 की टेबल में। फिर इसी प्रकार अगला 3 से दिया 1, फिर 3 1 करना 3, फिर 25। इसी प्रकार 5 से दे दिया अपन ने तो 1 कामा 1 25 5 बार में जाता है। फिर 5 से दे दिया अपन ने तो 1 कामा 1 और 5 1 करना 5, 1 बार आ गया। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। अब इनका एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक। और लघुत्तम समावर्तक क्या कहलाता है, इन तीनों संख्या से एक सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड वाली संख्या लाना है और बड़ी आएगी, और उस बड़ी संख्या में 8 से भाग चल जाना चाहिए, 9 से भी चल जाना चाहिए और 25 से भी चल जाना चाहिए। तो यहाँ लिखूँगा मैं 8 9 और 25 का एलसीएम। यहाँ पर क्या लिखा, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार 2 आ गया, फिर 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 गुणित 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 गुणित 5। अब इन सब का गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे, 2 में 2 का करा तो 4, 4 दूने 8 और 8 3 24, और 24 का फिर 3 में करेंगे तो 4 3 12, हाथ का या 1, 3 दून 6 और 1 7, 72। फिर 72 का 5 में गुणा करेंगे, 5 दूने 10, हाथ का 1, फिर 5 7 35 और 1 36, 360। फिर 360 का 5 में गुणा करेंगे तो 0 वैसी वैसी, 6 पंजे 30, हाथ का या 3, 5 3 15 और 3 18। तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना 1800। इस प्रकार ये अपना एलसीएम 1800 आ जाता है। तो इस प्रकार अपन इसको लिख देते हैं, अतः अभीष्ट हल, अतः अभीष्ट हल HCF 1 और एलसीएम 1800 होगा।
पाँचवा सवाल दिया बिंदुओं -5, और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, बिंदुओं, और बिंदुओं क्या दिया है, -5, 7, अगली संख्या दी है -1, 3। इन दोनों बिंदुओं को इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है, और बीच की दूरी अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखा अपना बिंदु ए, और यहाँ पर लिख देते हैं बी, ए या बी। तो ए बिंदु का -5, 7, बी बिंदु का -1, 3, दोनों का बीच की दूरी याद करना है। तो दोनों के बीच की दूरी याद करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर। अब यहाँ पर एक दूरी का सूत्र होता है, और दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में, इसको मान लेते हैं अपन x1, इसको मान लेते हैं y1, फिर इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन x2 - x1 इस पूरे की घात 2 प्लस y2 - y1 इस पूरे की घात 2। तो ये दूरी का सूत्र होता है। अब दूरी के सूत्र में ए बी वैसे का वैसा लिखा अपन अंडर रूट। अब चाहे तो सूत्र यदि अपने को याद है तो सूत्र लगा सकते हैं, यदि सूत्र नहीं है तो अपने को मालूम है x2 में से x1 घटाना, तो ये दूसरा मान होता है x2 का, ये x1 का मान। इसी प्रकार ये y2 का मान और ये y1 का मान, तो डायरेक्टली भी अपन घटा सकते हैं। तो यहाँ पर -1 में से -5 को घटाएंगे तो -1 एक सूत्र का माइनस होता है, माइनस और एक ये वाला माइनस, तो क्या आ जाएगा +5 इस पूरे घात 2 प्लस इसी प्रकार 3 माइनस फिर कितना है यहाँ 7 इस पूरे घात 2। तो यहाँ ए बी बराबर 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ 4 पर, लेकिन बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 4 बचेगा, इसकी घात 2 प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 पर, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 4 इस पूरे की घात 2। फिर ए बी बराबर 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो ए बी बराबर 16 दोनों को जोड़ देते तो कितना आता है 32 आता है। तो 32 का यदि गुणनखंड निकालेंगे तो 16 दूने 32। अब 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 हो जाता है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए अंडर रूट में 2 ही लिख दिया जाता है। अब जो दूरी की जो इकाई होती है इसको चाहे तो यहाँ मात्रक लिख दें, चाहे तो इकाई लिख दें, ये इसकी दूरी की इकाई होती है, ये लिखना ज़रूरी है। लिख सकते हैं अतः अभिष्ट हल ए बी की दूरी बराबर 4 अंडर रूट में 2 इकाई है। इस प्रकार ये सवाल हो जाता है हल। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे अपन दिया है, क्या दिया है, ए बी एक वृत्त का व्यास जिसका केंद्र उस केंद्र का क्रमांक अपन ओ मान लेते हैं, और ओ बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ 2, -3। इसी प्रकार बी का निर्देशांक यहाँ पर दिया 1, 4। क्या करना है अपने को, बिंदु ए के निर्देशांक बराबर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बन गया, ये वृत्त बन गया। अब वृत्त में अपने को मालूम यहाँ पर ये केंद्र होता है और केंद्र बिंदु ओ ले लिया। अब इसकी परिधि पर 2 बिंदु ले लेते हैं अपन, एक बिंदु ए ले लिया, एक बिंदु बी ले लिया। अब इन दोनों बिंदु यदि मिलाते हैं तो ये वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास। अब यहाँ पर ए बिंदु का अपने को निर्देशांक ज्ञात करना है, और बी का दिया अपने को 1, 4, और इस केंद्र का निर्देशांक कितना दिया है 2,
-3। अब यहाँ पर अपन ने कुछ सूत्र पढ़े थे और सूत्र में क्या है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र है। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र होता है दो बिंदुओं के मध्य बिंदुओं का सूत्र। और सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। इसी प्रकार कामा y का मान होता है y1 प्लस y2 और बटे 2। ये दो मध्य बिंदु का ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ पर ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ पर ये x2 y2 और इसका निर्देशांक x1 और ये y1 मान लिया। अब अपने को मालूम है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना, तो उसका क्या निकालना है, x1 कामा y1 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन मान रखते हैं, तो x का मान देखेंगे तो कितना दिख रहा है यहाँ पर 2 रख दिया। x1 का मान है क्या अपने पास, नहीं है, तो x1 को वैसा ही वैसा लिख दिया। x2 का मान देखेंगे तो कितना दिख रहा है यहाँ पर 1/2। इसी प्रकार y का मान देखेंगे तो कितना दिख रहा है -3 बराबर y1 का मान है क्या यहाँ, नहीं है, तो y1 वैसे वैसे लिख दिया। प्लस y2 का मान देखेंगे कितना है 4 और बटे 2। इस 2 को इधर पहुँचा देते हैं, 2 × 2 बराबर x1 + 1, 2 दूने 4, ये एक इधर जाएगा तो -1 बराबर क्या जाएगी यहाँ पर x1। अब x1 हो जाता है, 4 में से 1 गया तो कितना बचेंगे 3 बराबर x1 का मान कितना आ गया यहाँ 3 आ गया। इसी प्रकार ये 3 है, यहाँ पर 2 भाग में है, इधर आके गुणा हो जाएगा तो 2 का 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 दूने 6 y1 + 4, तो -6, 4 इधर जाएगा तो -4 बराबर y1, तो -6 और 4 -10 बराबर y1। तो इस प्रकार ये y1 का मान हो जाता है। तो x1 y और y1 दोनों ए बिंदु का निर्देशांक है। तो लिख देते हैं अतः अभीष्ट हल बिंदु ए के निर्देशांक। और बिंदु ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x1 कामा y1। तो x1 का मान 3 है और y1 का मान -10 है। उस प्रकार अपना हल हो जाता है। इसमें एक सवाल दिया हुआ है, दी हुई AP के अगले 2 पद लिखिए 4, 10, 16, 22 ... सबसे पहले तो जो AP होती है वो क्या होती है, एक समांतर श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी वहाँ श्रेणी होती है जिसमें इनका बीच का अंतर या सार्वंतर समान होना चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। यहाँ पर भी यदि अपन देखते हैं श्रेणी में 10 में से 4 जाएगा तो 6, 16 में से 10 जाएगा तो 6, 22 में से 16 जाएगा तो 6, तो इनमें बीच में देखो 6 का अंतर आ रहा है, इसलिए ये एक AP है। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है अपने को, एक AP। और AP क्या दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, एक ये AP दे दिया अपने को। इस प्रकार अपने को एक AP दे दी और इस AP को अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले तो पहले प्रथम पद देखते हैं, तो प्रथम पद को A1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ 4। फिर इसी प्रकार दूसरा पद A2 का मान कितना है यहाँ 10। अब इनका सार्वंतर भी देखेंगे अपन, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, अगले 2 पद ज्ञात करना है। तो अगले पद में यहाँ पर देखेंगे तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, अगला क्या जाएगा A5 और अगला आ जाएगा A6, मतलब 2 पद अपने को ज्ञात करना है। तो D बराबर क्या आ जाएगा यहाँ A2 - A1, तो A2 का मान मतलब 10 और -4, 10 में 4 जाएगा तो 6। तो यहाँ पर अगला पद 5 और छठा पूछ रहा है, तो अपने को यहाँ पर AN एक सूत्र होता है एन पद ज्ञात करने के लिए, AN बराबर A +
एन माइनस वन एन इंटू डी, एक सूत्र होता है। यहाँ एन की जगह पर कौन सा पद याद करना, 5 बात है, A5 बराबर, ए को वैसे वैसे लिखा धन, अब यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 4D। यहाँ पर A1 मान लेते हैं इसको, तो A1 का मान देखेंगे तो कितना है 4 धन 4 गुणित D का मान कितना है यहाँ 6। इसको हल करते हैं तो 4 धन 6 चौक 24, 24 और 4 कितना जाएगा 28, तो एक पद होगा 28। इसी प्रकार अगला देखते हैं अपन A6, तो A6 के लिए क्या जाएगा A1 प्लस 6 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 5D बराबर, A1 का मान देखेंगे तो 4 धन 5 और D का मान देखेंगे तो कितना है यहाँ 6, तो यहाँ जाएगा 4 धन 6 पंजे 30, 30 और 4 कितना जाएगा यहाँ 34। तो इस प्रकार ये अपना 34, तो अगले पद कौन सा आ जाएंगे 28 और 34 लिख दे यहाँ। अतः दी गई श्रेणी के अगले 2 पद, तो क्या जाएगा यहाँ A5 बराबर कितना जाएगा 28 और A6 बराबर कितना जाएगा यहाँ 34 है, आ जाएंगे। ओके, थैंक्स।